नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने टी शर्ट पहन ली है, इसका मतलब गर्मी आ गई है। जी हाँ, वैसे परंपरागत आपका जो परिधान है घर का, वो बनियान है। ये बात आपको भी पता है अच्छी तरह से। और आपके आने से पहले मैं बनियान में ही था। अब चूंकि वीडियो बनानी तो थोड़ा औपचारिकताएं निभानी पड़ेगी। औपचारिकता निभानी पड़ती। अच्छा सर, एक औपचारिकता और भी निभानी पड़ेगी जी। मुझे नहीं, सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को। जी जी। आजकल हरियाणा प्रदेश में उनकी मनोहर कहानियाँ खूब चल रही हैं, अलग अलग तरीके की। और उसमें एक कहानी ये भी जुड़ने जा रही है कि उन्होंने 9.5 साल अपनी खूब चलाई, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स के वो मस्त आदमी बन गए। जब जब भी वो पब्लिक में निकले, बंटाधार करके घर लौटे, तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप पब्लिक में मत निकलिए, ठीक नहीं है। तो फिर अपने ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने लगे। उन्होंने एक एक करके बीजेपी के सारे नेताओं को कहते हैं कि ठिकाने लगा दिया। अब राज्यसभा में जब बात भेजने की आई तो उन्होंने अपने दोस्त बराड़ को बेचा। टिकटों के वितरण में बात आई तो 100% मनोहर लाल खट्टर ने अपनी चलाई। इवन बीजेपी लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 10 उम्मीदवार भी इनके पास नहीं है। 6 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं हिसार में, और यहाँ भी उन्होंने अपनी पसंद के कैंडिडेट को टिकट दिलाई। अब मनोहर लाल जी को कंधे पे एक जिम्मेदारी और है, हरियाणा में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष देना। और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह के धड़े काम कर रहे हैं जी। एक धड़ा तो वो ये कहता है कि भैया आप अब तक मुख्यमंत्री थे, आपने इस प्रदेश का बहुत भला किया, धन्यवाद, आराम करिए। एक धड़ा वो है जो ये कह रहा है नहीं, सुपर सीएम बहुत ज़रूरी है, नायब सैनी जी नए हैं, उनको कामयाब करने के लिए मनोहर लाल जी का हाथ होना उनके ऊपर ज़रूरी है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में क्या मनोहर लाल खट्टर अपनी चलाएंगे? और अपनी चलाएंगे तो उनका जो कैडर है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? और अगर भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुलती हैं, वो मनोहर कहानियों से बाहर निकलते हैं और एक परंपरागत छवि को तोड़ते हुए वो एक अच्छा प्रदेश अध्यक्ष अगर बीजेपी को दे देते हैं, जो मनोहर कैंप का ना हो, मनोहर कैंप की चालों में ना आता हो और पुराना संघ से उसका जुड़ाव हो या फिर इनकी रीति नीति को समझता हो, ऐसे में क्या आने वाले समय में फिर वो जो नायब सैनी हैं उनको सुपर सीएम की छाया से बाहर निकाल सकता है? तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप बीजेपी की पूरी राजनीति को कैसे समझोगे? देखिए, ये जो तर्क पार्टी वाले देते हैं ना कि सुपर सीएम इसलिए ज़रूरी है कि जो नवागंतुक सीएम है इनको थोड़ा ट्रेंड कर दें, दीक्षित कर दें, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि जब मनोहर लाल आए थे 2014 में, वो भी बिल्कुल नए थे, कोई एक्सपोजर था ही नहीं किसी तरह का, ना प्रशासन का, ना चुनाव लड़ने का। तो उस समय भी केंद्रीय नेतृत्व ने जरूरी नहीं समझा कि उनको कोई एक मुख्य अध्यापक साथ में जोड़ा जाए जो उनको गाइड करे। और उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से कहा, जब 1 वर्ष उनका पूरा हुआ, उन्होंने कहा कि अभी तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 महीने में मैंने ये समझा कि चंडीगढ़ के अधिकारियों का स्वभाव और चरित्र कैसा है। 6 महीने मैंने फील्ड के लोगों को समझा। अगले 1 साल में उन्होंने योजनाएं बनाई। तो जिस समय ज़रूरत थी एक सुपर सीएम की इस तरह के आधार पर, तो उस समय तो दिया नहीं। अब जो ये सुपर सीएम वाला है, ये इसके सामने कोई तर्क नहीं बैठता, सिवाय इसके कि मनोहर लाल इस प्रदेश की जनता को और भाजपा को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। उन्होंने एक बार भी कहीं अभी तक ये नहीं कहा, जैसी बात मीडिया में उठ रही है कि आप सुपर सीएम हैं या उनको दीक्षित कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का खंडन नहीं किया, बल्कि वो खुद करें। हाँ, खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। दरअसल ये सत्ता का चरित्र ऐसा है कि वो मोनोपोली चाहता है, एकाधिकार चाहता है, वर्चस्व चाहता है जी। और जैसे सब लोग चाहते हैं ऐसे मनोहर लाल भी चाहते हैं। इनसे लोग थोड़ा ये अपेक्षा कर लेते हैं कि आरएसएस से आते हैं तो शायद इनमें पद के प्रति कोई मोह नहीं होगा, लेकिन सत्ता की स्थिति ऐसी होती है। अब तो वो पूरी तरह से मोहग्रस्त हैं और उन्होंने सब जगह अपने लोग सेट कर दिए। पूरी पार्टी पे आज उनका नियंत्रण है और इस नियंत्रण के जरिए वो क्या हासिल करना चाहते हैं ये कहना मुश्किल है, केवल अटकलें लगाई जा सकती हैं। जहाँ तक नए प्रदेश अध्यक्ष को लाने की बात है,
तो मेरी समझ तो यही है कि शायद उनकी ही मर्जी का कोई ना कोई आएगा, और ये भी हो सकता है जो इनकी मर्जी के विरुद्ध आए वो भी सरेंडर कर दे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो उससे ये उम्मीद करना आके कि वो नायब सिंह को सुपर सीएम की छाया से बाहर निकाल देगा, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उस नेता को केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला हो छूट के रूप में, कि आप जैसे मनोहर लाल जी को मिला। हाँ, जैसे आप जाकर संभालिए उन सारी चीज़ों को। अब हालत ये है इस समय जैसा आपने जिक्र किया बराला का, और एक्चुअली एक तरीके से जाट लीडरशिप का, तो अब उस सभी जातियों का समीकरण पूरी तरह से साध दिया गया है। कुछ का प्रदेश मंत्रिमंडल में, कुछ का लोकसभा के टिकट के जरिए, कुछ राज्यसभा के जरिए, तो बैलेंस बना दिया है। इस पूरे संतुलन के गणित में कहीं ना कहीं आज एक जाट समाज उपेक्षित सा है फिलहाल, चूँकि उनसे चीज़ें लेके दूसरी जगह दी गई हैं। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व जातीय संतुलन के दृष्टिगत ये सोचे कि अब हमें एक जाट अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष देना चाहिए। और उस समय ओम प्रकाश धनखड़ तो चुके रह चुके हैं, तो अगर वो जाट अध्यक्ष देना चाहेंगे तो केवल एक ही नाम बचता है कैप्टन अभिमन्यु का, जो इस समय किसी पद पर नहीं है, और उनको मनोहर जी लाइक करते नहीं, वो तो उनके हाथों के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, और कैप्टन अभिमन्यु थोड़ा सा इस तरह का व्यक्तित्व है कि वो सरेंडर भी नहीं करेंगे, अगर बन गए तो आत्मसमर्पण पूरी तरह तो नहीं करेंगे। बेशक वो नायब सिंह को कुछ ना कहें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आज्ञाकारी शिष्य की तरह व्यवहार वो करेंगे। और उनको भी जाहिर सी बात है मनोहर लाल जी चाहेंगे तो नहीं, लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व, सबसे बुरी स्थिति होगी मनोहर लाल जी की। अगर केंद्रीय नेतृत्व जो वही जो मैंने कहा जातीय संतुलन साधने के लिए ऐसा कदम उठाता है तो ये कदम तो ठीक होगा। चूँकि इस समय जो जाट समाज है वो आपको पता है कहाँ पोलराइज्ड हो रहा है, और अगर उसका कुछ हिस्सा आपको लेना है अपने अंदर, इसलिए कि हो सकता है कि नॉन जाट के सारे समीकरण के बावजूद भी आपको कुछ लोग कम पड़ रहे हों, कुछ मतदाता कम पड़ रहे हों, तो जाट अध्यक्ष बनाना तो आपकी मजबूरी हो सकती है। तो उस समय कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन धर्मेंद्र जी है ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चरित्र ऐसा है कि यहाँ आके न सब आज्ञाकारी बच्चे की तरह ही व्यवहार करते हैं, अंदर उनके बहुत कुछ चलता रहता है, अंदर विद्रोह के बीज भी हैं, अंदर से क्रांति भी है, लेकिन सबको दबा के अनुशासन के डंडे के तहत चलना पड़ता है। लेकिन आज की स्थिति में जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको एक श्रेय तो जाएगा, अगर कि ये अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की रहती है प्रदेश में तो ये क्रेडिट प्रदेश अध्यक्ष को भी जाएगा। अकेले नायब सिंह को या मनोहर जी को तो जाएगा नहीं, क्योंकि मनोहर जी की तो एंटी इनकम्बेंसी है और उनको बदलने की वजह क्या थी, और नायब सिंह के खिलाफ अभी कुछ तैयार हुआ नहीं है वैसे में। तो अगर मनोहर लाल जी और उनके विपरीत धड़े का कोई जाट अध्यक्ष ऐसा कोई चमत्कार दिखा देता है लोकसभा के चुनाव में, तो उसका श्रेय उस प्रदेश अध्यक्ष को भी जाएगा। और मनोहर जी को ये रास नहीं आएगी बात कतई, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस देने वाला प्रदेश अध्यक्ष भी आगे भविष्य में कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती देगा। तो राजनीति लेकिन ऐसा भी है कि मनोहर लाल जी की इच्छा से या किसी शिखर नेतृत्व के नेता की इच्छा से तो चलती नहीं, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिनके अनुकूल राजनीति को अपने आप को ढालना होता है। तो उस स्थिति में अब सब कुछ केंद्रीय हाईकमान के ऊपर है। मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ये महसूस कर गए कि मनोहर जी को जितना देना था, जितनी मित्रता का बदला चुकाना था या साथ रहने के कि जो उनकी दरी और चादर के जो उनके संबंध थे उनका लिहाज करना था, वो बहुत हो चुका। व्यवहारिक राजनीति का तकाजा ये है, जो मोदी जी की नीति भी है, कि अब धीरे धीरे वो मुक्ति पा लें। ये पार्टी के हित में भी है और सरकार के हित में भी है। उनके खुद के भी हित में? हाँ, उनके भी हित में है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा भी कहीं पे जी कि जो राजनीति में चीज़ें जितनी दिखती हैं वैसी नहीं होती हैं। 90 दिन का टोटल समय मुख्यमंत्री खुद ही बता रहे हैं कि उनके पास है आचार संहिता हटने के बाद, तो इस लिहाज से उनको चुनाव लड़ने की कतई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मनोहर लाल जी ने अपनी सीट खाली की, करनाल लोकसभा से खुद उतर रहे हैं। तो इसके पीछे कहने की राजनीति ये है कि वो नायब सैनिक को भी अपने हाथ के नीचे आश्वस्त रहना चाहते हैं कि ये बंदा कहीं मेरे से निकल ना जाए। चुनाव लड़ रहा है तो उनको हर चीज़ उनकी फॉलो करनी पड़ेगी, करनाल से जीतना है तो। और सैनियों का जो परंपरागत वोट है वो मिल रहा है, और इस वजह से जो गुरु चेला के जो संबंध है वो बिगड़े ना,
इसलिए मनोहर लाल जी ने खुद सीट खाली करके और वहाँ से मुख्यमंत्री को उपचुनाव में उतार रहे हैं। नहीं तो जरूरत ही नहीं थी उपचुनाव की। तो नहीं, बिल्कुल ये स्थिति है। मनोहर लाल जी को ये भी पता है कि वो कोई मास लीडर नहीं है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ किसी भी तरह का। तो अगर उन्हें कोई साधारण चुनाव भी जीतना है तो उसके लिए ज़रूरत है नायब सिंह सैनी की ज़रूरत है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के साथ में एक कि बेशक आप चुनाव आयोग ये तमाम चीज़ें कर दो, मॉडल कोड कंडक्ट हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर का एक रुतबा होता है। तो उस रुतबे का, उस प्रभाव का इस्तेमाल वो अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और नायब सिंह उसमें कितनी मदद कर पाएंगे, मुझे लगता है वो शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा तो देना चाहेंगे ज़रूर। और बाकी पूरे, मैंने शुरू में भी कहा कि नायब सिंह सैनी को केवल इसलिए नहीं बनाया गया है कि कोई हरियाणा के ओबीसी को साधना, इसके जरिए पूरे उत्तरी भारत के ओबीसी को भी एक मैसेज देना था। और अब नायब सिंह भी मुझे लगता है जैसे जैसे जवाबदेही उनकी बढ़ेगी, कुछ थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कुछ करंट आएगा उनमें। अच्छा, हाँ, बेशक ये आने ना दे, तार वार काट दें, लेकिन जनता का दबाव जो है लोकतंत्र में बड़े मायने रखता है। और इतने सीधे सरल तो नायब सिंह भी नहीं होंगे। शुरू में चेला हमेशा ये दिखाता है कि बहुत विनम्र है, बड़ा उदार है और गुरु के प्रति बड़ा कृतज्ञ है, लेकिन ये चीज़ें इतिहास साक्षी है कि ऐसे शिष्यों ने गुरुओं की जमीन छीनी है। गुरु गुड़ हो जाता है, हाँ, चेला चिल्ली हो जाता चेला है, चीनी हो जाता है। हाँ, तो अभी हमें बहुत जल्दी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि वो हमेशा आज्ञाकारी ही बने रहेंगे। और कई बार ये होता है केंद्रीय नेतृत्व गुरु शिष्य को ये कहता है कि बहुत गुरु भक्ति होगी भाई, ठीक है, अब जरा आप हमारे हिसाब से चीज़ों को लें। तो ये मान के चलना कि मनोहर लाल जी पे केंद्रीय नेतृत्व की हमेशा अनुकंपा बनी रहेगी, मोदी जी बनी रहेगी, और नायब सिंह जो हैं वो शिष्य के रूप में हमेशा रहेंगे, ये संभव नहीं है। चूँकि इस पूरी प्रोसेस में मैंने पहले भी कहा था, जो उन्होंने अपने विरोधी खड़े कर लिए हैं मनोहर लाल जी ने, वो भी सब मौके की तलाश में है। और नायब सिंह अच्छी तरह से जानते हैं कि अब अगला उनका मुकाबला जो है वो गुरु से तो है नहीं, उनका मुकाबला उन्हीं लोगों से है जो एक सब रीजनल क्षत्रप बने हुए हैं, और वो उनको बहुत आराम से चलने नहीं देंगे। अनिल विज का उदाहरण सामने है। नायब सिंह के जो गए हैं विज के निवास स्थान पर मिलने और आशीर्वाद लेने, ये मनोहर जी को अंदर से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। वो बाद में खुद पहुंचे है ना। हाँ, उन जब पहले पहुंचे नायब सैनी, उसके बाद पहुंचे खट्टर खुद। हाँ, और विज साहब गली से ही कहते हुए घर में घुसे, उनको तिलक लगाया, गले मिले। तो अनिल विज उनके लिए इम्पोर्टेंस तो है उसकी, उस आदमी नहीं, उसका उनका महत्व उनकी समझ में आ रहा है, अनिल विज का महत्व समझ में आ रहा है। और अनिल विज के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाता है ना, उसको भी डाइल्यूट करना होता है। अकेले अनिल विज के प्रभाव की बात नहीं है। और इस तरह के संकेत ना जाएं कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा वो धड़ेबंदी है जिस तरह की कांग्रेस में है, लेकिन वो तो है। ये इन लोगों की यही विशेषता है कि ये अपने असंतोष को जाहिर नहीं करते। कांग्रेसियों में क्या है कि इनको मतलब खुल के रोने की इजाजत भी नहीं है। ना इनको ना, ये हंस भी नहीं सकते। आपको भाजपा के बहुत ही कम नेता हंसते मिलेंगे, उनमें हास्य बोध ही उनका खत्म कर दिया जाता है। एक्चुअल में ये रोबोट्स बना दिए गए, मशीन है, इनके अंदर कोई आत्मा और इस तरह की चीज़ है नहीं। आप देखो ना, एक आदेश आना है, उनकी तो बड़ा मशहूर उनके बारे में जुमला है कि सूचना ही सोचना बंद है। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपको अपने दिमाग की फंक्शनिंग को बंद करना, उसी मोमेंट पे सिर्फ एक्शन में आना है। तो ये जो मशीनें बना दी गई इस तरह की, ये रोबोट टाइप की, इनसे आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद रख नहीं सकते। अच्छा सर, जैसे वैसे तो जब तक कैंडिडेट घोषित ना हो जाए जी, किसी के बारे में कोई हारना जीतना कहना अच्छी बात भी नहीं है और ये लॉजिकल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब 10-0 वाला जो इनका शुरू में टारगेट जो लेके चले थे, पता नहीं क्यों उसमें कुछ गड़बड़ियाँ तो लग रही हैं। उसमें लोग अब लग रहा है कि 10-0 तो ये नहीं कर पाएंगे अभी। धर्मेंद्र जी, अमित शाह ने एक इंटरव्यू में, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि बहुत जगह आप जीत जाते हो आराम से, टारगेट वहाँ भी पूरा नहीं होता, लेकिन बंगाल के मामले में आप कैसे विफल हो गए? आपका टारगेट तो बहुत ज़्यादा था, 200 सीट का, और 50 पर रह गए। तो अमित शाह ने ये कहा कि हम टारगेट कार्यकर्ताओं के लिए फिक्स करते हैं। वो हम अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट देते हैं।
तो ये जो 10 जैसे पहले 75 पार आया था हरियाणा में, अब 10 की 10 जीतेंगे और इसी तरीके से है 370 पार। ये टारगेट वो उन्होंने ये मान लिया है ओपनली सार्वजनिक रूप से कि हम कार्यकर्ताओं को देते हैं। तो इसके अंदर इस पे आपको नहीं जाना चाहिए, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। इन टारगेट्स का कोई अर्थ नहीं है। जैसे उन्होंने 75 पार दिया, 40 पे अटक गए। तो उनका क्या है, अमित शाह की मैं बहुत तारीफ इस अर्थ में करता हूँ कि वो बड़ा कई बार सीधा सरल जवाब दे देते हैं, या तो वो दिमाग उस समय नहीं लगाते और दिल से आ जाता है। जैसे 15 लाख वाले प्रश्न पे उन्होंने कहा था कि जुमला है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी टारगेट की बात आई, उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं को देते, मतलब ये भी जुमला है। उनकी राजनीति में जुमलों का इतना आधिपत्य है कि वो सब कुछ वहाँ जुमलेबाजी हो रही होती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से जो कहती है, उसकी जो लीडरशिप कहती है, उसमें आपके और मेरे लिए कोई संभावना बचती ही नहीं है कोई विश्लेषण करने की। आज उन्होंने टारगेट रख दिया तो उसमें से 10, और मान लिया इसके विपरीत हो जाए या 4-5 कम रह जाएं, फिर आप पूछना सुपर सीएम से, किसी भी भाजपा के नेता से, वो कहेंगे जनतंत्र में सब कुछ चलता है और हमें जनता का निर्णय स्वीकार रही है। तो हम उस बहस को आगे नहीं ले जा सकते कि आपने ऐसा क्यों कहा था। तो एक बचाव का रास्ता भारतीय जनता पार्टी पहले ही निकाल के रखती है। अच्छा सर, जैसे हमारे एक दर्शक ने भी कमेंट किया था, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, बड़ा गंभीर बात उन्होंने लिखी कि पिछले 9 सालों में जो पंजाबी समुदाय है और जो बनिया समुदाय है, वैश्य समुदाय है, ये बीजेपी के साथ बहुत गहरे से जुड़ गया था। उसमें आरएसएस एक बड़ी वजह है, धार्मिक रीतियाँ नीतियाँ एक बड़ी वजह है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को डिटेन किया है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है इन्होंने, उसको देखते हुए कह रहे हैं कि कम से कम हरियाणा का जो वैश्य समुदाय है उसमें एक अजीब किस्म की छटपटाहट, कुलबुलाहट दिखाई दे रही है। तो ये छटपटाहट और कुलबुलाहट है, और हरियाणा का जो वैश्य मतदाता है उसकी एक विशेष बात है कि कहते हैं कि वो किसी की हवा बना भी सकता है और किसी की हवा बिगाड़ भी सकता है जी। क्योंकि लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क उनका रहता है। उनकी दुकान पे अगर 20 आदमी दिन में आएंगे तो वो 20 से इसकी चर्चा करता है। और आने वाले समय में जो वैश्य समुदाय है लोकसभा चुनाव में आपको किस तरह मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ब्राह्मण और वैश्य समाज का जो गठबंधन है ना, ये तो भारत की आज़ादी छोड़ो सदियों पुराना है, और दोनों बड़े मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब लोकतांत्रिक राजनीति आ गई तो वो जो चली आ रही थी विरासत, वो उसमें वहीं खड़े थे शुरू से ही। अब जहाँ तक बनिया समाज की भावनाएं हाथ होने का सवाल अरविंद केजरीवाल के प्रश्न पे, तो वो भावुक हैं इस मामले में, उनको दुख पहुँचा है, पहुँचना भी चाहिए, हर किसी को पहुँचेगा। चूँकि अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज की एक उम्मीद बन के उभरे थे। अब यही है, हमने शायद पहले भी जिक्र किया है कि बनिया समाज अपनी न तो खुशी को व्यक्त करता है, न अपने दुख को, न अपने क्षोभ को, और न अपने संतोष को, वो अंदर लिए बैठा है। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता, 1-to-1 जब कम्युनिकेशन करेगा, और उसके पास दुखी होने की और क्रोधित होने की सारी वजह हैं। अभी चुनाव के परिणाम से पता चलेगा कि कितना असर होगा। हरियाणा का हमने पहले भी कहा था कि चूँकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं तो ये एक अतिरिक्त कारण बन जाता है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से न केवल हरियाणा के वैश्य समुदाय में आवेश है, क्रोध है, दुख है, बाकी समाज के और हिस्सों में भी है। उन लोगों को छोड़ दिए जो हाईली पोलराइज्ड हैं और किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोग पचा नहीं पा रहे, क्योंकि उन पर लगाव भ्रष्टाचार वगैरह के जो आरोप हो वो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने भारतीय राजनीति को एक डिलीवरी सिस्टम पे ला के खड़ा कर दिया था कि हेल्थ और एजुकेशन भारत की राजनीति के केंद्र में आए। पहली बार उन्होंने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ को दिया, मोहल्ला क्लिनिक जैसी चीज़ें आई, सरकारी स्कूलों में एडमिशन्स बढ़ने शुरू हो गए, होम डिलीवरी हुई, बिजली के बिल कम हुए। तो एक तरह की जो उन्होंने बेनिफिशरी पॉलिटिक्स शुरू की थी उसका एक असर आम लोगों में है। और जो लोग अब देखिए दिल्ली जेल में रह के भी वो जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी चिंता में वही लोग हैं जो डिप्राइव्ड लोग हैं। 1.5 करोड़ मतदाता है दिल्ली में, और उसमें से 50 लाख पूर्वांचल का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और वहाँ का। और ये मैसेज कहाँ कहाँ ट्रैवल करेगा? जो दिल्ली में रह के
पूर्वांचल में अपने घरों को पाल रहे हैं, उन तक ये मैसेज जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बिल्कुल मैं तो ये मानता हूँ हरियाणा में प्रभाव पड़ेगा चुनावी परिणामों पे। सर एक लास्ट मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि बीजेपी के तो जैसे जो सीट आ चुकी हैं वो आ ही चुकी हैं, कांग्रेस की सीटों में अभी देरी है, लेकिन कह रहे हैं कि कल परसों में हो जाएगा। तो जिस एक डील की बातें हमेशा होती हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट जीत भी रहे होते हैं लेकिन उनके नेता अंदर खाते डील कर जाते हैं, इस वजह से कैंडिडेट अच्छे नहीं उतर पाते। तो इस बार जो टिकटें बढ़ रही हैं कांग्रेस की, उसको देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा होमवर्क कर रही है सीटों पे ना, तो क्या हरियाणा में भी इसकी संभावनाएं हैं? देखिए होमवर्क तो चल रहा है, इसीलिए विलम्ब भी हो रहा सारा। और अब उनके हित में ये अच्छी बात है कि भाजपा के कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, भाजपा से उनका मुकाबला है। इंडियन नेशनल लोग और जजपा सबको पता है वो नुकसान ही करेंगे, जिसका भी करेंगे, किसी की हार जीत में उनकी भूमिका हो सकती है। खुद दोनों पार्टियों में से कोई भी कहीं से कोई सीट जीतने की स्थिति में फिलहाल लग नहीं रही। इस चीज़ को ना तो भाजपा कहती है ना कांग्रेस वाले कहते हैं। अब कांग्रेस के पास इस समय एक्शन का टाइम है, वो बिल्कुल चिंतन मनन के बाद में पूरे समीकरणों पर ध्यान रख के, जातीय समीकरणों पर और क्षेत्रीय समीकरणों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, और इसीलिए सारा का सारा विलम्ब हो रहा है। दूसरा मैसेज एक ये भी जा रहा है कि पहले ये कहा जाता है कांग्रेस के पास तो अपने कैंडिडेट ही नहीं है, वो बात भी गलत सिद्ध होगी। दीपक बावरिया ने कहा कि हमारे पास तो इतने हैं कि 6 तो हमारे वाले, तुम्हें ही एडजस्ट करने पड़े। नहीं, ये तो सच्चाई है ना, कांग्रेस को 2 चुनाव लड़ने पड़ते हैं। हाँ। एक तो अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करो, एक बीजेपी को दो। हाँ, तो अब एक एक सीट पर शायद स्क्रीनिंग कमेटी की रात भी उनकी मीटिंग हुई है, आजकल में वो सारी लिस्ट सामने आ जाएगी, तब हम बहुत बेहतर स्थिति में होंगे कुछ भी बताने के क्या है। लेकिन पिछले 10 साल का एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि पहले जो हमारा ये रोहतक ज़िला है पुराना, और एक हिसार ज़िला, 2 ही पुराने ज़िले होते थे जिसको आप जाटों के ज़िले कह दो, जाट डोमिनेंस के। बाकी एक गुड़गांव था, एक अम्बाला था और एक करनाल बीच में आता था। 5 ज़िले थे जब हरियाणा बनने के बाद आया था। और इस वाली बेल्ट में, देश वाली बेल्ट में, रोहतक ज़िले में बीजेपी ने जाट पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया, रिप्लेस्ड बाय ब्राह्मण्स। 14 में भी 19 में, जैसे ना एक कसम खा ली, एक अहद कर रखा है कि इस क्षेत्र में पुराने रोहतक से तो हमने मिटाना है। और केंद्र उन्होंने बनाया फिर हिसार को, यहाँ से वहाँ उधर शिफ्ट कर दिए। अब हिसार वाले ज़िले में एक हिसार सीट है, एक दूसरी भिवानी और महेंद्रगढ़ वाला हिस्सा है। जैसे कोसली यहाँ टिकी हुई है, ऐसे ही भिवानी महेंद्रगढ़ में भी थोड़ा सा यादव डोमिनेंस है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े सलीके से, बड़ी शातिर तरीके से एक रीजनल पॉलिटिक्स भी चल रही है कि रोहतक की डोमिनेंस तो खत्म करवा दी उन्होंने ब्राह्मणों के उससे। और अब आप देखिए हिसार में नवीन जिंदल आ गए, और एक जैसे ले देखे धर्मवीर सिंह वहाँ है आपके भिवानी महेंद्रगढ़ से। तो जिस तरीके से जाट पॉलिटिक्स की, जाट कम्युनिटी की डोमिनेंस को भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है, ये बात जाट समाज की भी समझ में तो आनी चाहिए। इतना आसान तो नहीं है। एपी सेंटर बदल दिया पॉलिटिक्स, रोहतक टू, फ्रॉम रोहतक टू हिसार। और ये इतने निर्दयी हैं सर, डॉक्टर कमल गुप्ता 2 बार से विधायक हैं। हाँ। अब नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से आ गए हैं। नवीन जिंदल के कुरुक्षेत्र से आने का मतलब है हिसार विधानसभा की सीट भी जिंदल परिवार के खाते में जाना। जिंदल परिवार खाते में जाएंगे तो उनका जो कमल गुप्ता बेचारा अपना हॉस्पिटल फेल कर लिया उन्हें राजनीति के चक्कर में, वो उस कमल गुप्ता की टिकट करना वो घर बैठा दिया जाएगा जैसे पहले बैठा था। बिल्कुल बिठा दिया जाएगा। और मैं तो धर्मेंद्र जी, कल एक बयान अचानक इंडियन एक्सप्रेस का मेरे सामने आ गया जब इन पे रेड हो रही थी नवीन जिंदल पे, सो कॉल्ड कोयला चोर पे। तो उसका, चूँकि वो उस समय कांग्रेस में थे, तो रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया कि नवीन जिंदल पर हुई रेड से साबित हो गया है कि भारत एक पुलिस स्टेट बन चुका है। अब पता नहीं रणदीप को ये इंटरव्यू कल परसों में याद आया होगा कि नहीं आया होगा। तो इन्हीं नवीन जिंदल की लड़ाई उस समय कांग्रेस से लड़ रही थी, और आज वो मोदी जी के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से प्रभावित होके यहाँ पे आ गए हैं, इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए हैं सारे के सारे। और अब ये देखो जनता कितनी बेचारी निरीह है, ये तो क्रूर है ही कि इनके कितना बड़ा मूर्ख समझते हैं कि नवीन जिंदल कांग्रेस से भी जीतने की क्षमता रखता है, नवीन जिंदल जो भाजपा से भी जीतने की क्षमता रखता है।
अब भाजपा उस सो कॉल्ड कोयला चोर को, जिस पर कितनी बार ईडी की रेड हुई है दुनिया भर की, सबको पता है, इसमें क्या बड़ी बात है, और आप उसके लिए समर्थन मांग रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टर वहाँ जाके उनको आशीर्वाद देकर आ रहा। प्रकाश जावड़ेकर का इंटरव्यू कल से उस पर चल रहा है मीडिया में, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर खुलेआम कह रहे हैं कि कोयला चोर है, नवीन जिंदल कोयला चोर है। अब कैसे जस्टिफाई करेंगे इनको? या तो इन्होंने ये गारंटेड मान लिया है कि इस देश की जनता मूर्ख है, उन्हें कोई लेना देना है नहीं, और जो तुम इसको तो चाहोगे मानने वो की चलेगा। कोई बात नहीं, ये तो प्रूव कर दिया इन्होंने। हाँ, तो अब नवीन जिंदल हैं और कांग्रेस का वहाँ कैंडिडेट है नहीं कोई, दूसरे अपने लाला जी हैं। एक 350 करोड़ की घोषित संपत्ति का मालिक है, 160-70 करोड़ की है। अभय सिंह चौटाला वो भी 60-70 करोड़ के आदमी हैं। तो इस करोड़पतियों के कुरुक्षेत्र में धर्म की हानि तो हो चुकी जो कुछ होनी है है ना। और अब तो कोई भगवान श्री कृष्ण जाए तो शायद कुरुक्षेत्र को बचा सकता है। लेकिन भाजपा पूरी तरीके से टिकट वितरण में एक्सपोज हो चुकी है। अब हरियाणा के लोगों के विवेक पर निर्भर करता है, जिस तरह की सरकार वो चाहते हैं बनाए। देखिए 2-3 रोचक तथ्य निकल के आ रहे हैं, चुनाव में काफ़ी रोचक तथ्य निकल के आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको बताना जरूरी है। कल मैं किसी साथी का वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहा था कि सिरसा लोकसभा में जिस भी सांसद ने अपना घर वहाँ पे बनाया है, अच्छा, वो अगला चुनाव नहीं जीता। अब तक उन्होंने बहुत डाटा दिया, जिन जिन लोगों ने सिरसा का सांसद बने, अपना घर बनाया, वो हार गए। लास्ट ये सुनीता दुग्गल थी जिन्होंने वहाँ घर बनाया और टिकट भी उनको नहीं मिली। तो सिरसा की घर के साथ ये है कि वो बना हुआ है संयोग। हाँ, ये लोग शकुन अब शकुन जोड़ देते हैं। तंवर साहब का घर है वहाँ, तंवर साहब का है वहाँ पे घर। अच्छा, तो अगला चुनाव वो भी हार गए थे। हाँ। एक और रोचक प्रसंग अभी हरियाणा का जो मंत्रिमंडल बना उसमें उभर के सामने आया है कि पिछले लंबे अंतराल के दौरान ऐसा हुआ है कि हरियाणा का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बना है, वित्त मंत्रालय बना है, जिसके पास रहा है, वो अगला चुनाव नहीं जीत पाता। तो अभी इस सरकार के जो ताकतवर मंत्री हैं जेपी दलाल, उनको वित्त मंत्रालय दे दिया गया है इलेक्शन के 6 महीने पहले। तो अब ये भी रोमांचक होगा ये देखना आने वाला विधानसभा चुनाव। और ये तो ऐसे वित्त मंत्री होंगे जिन्हें कोई बजट पेश करने का अवसर ही नहीं मिल रहा। हाँ, शायद अंतरिम बजट का मिल जाए एकादा। अच्छा। हाँ, कोई सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दें वो। लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने का, देखिए, आप भारत में हो तो आपको भाग्य को और इन चीज़ों को मानना तो पड़ेगा, ऑप्शन तो है। मैं तो एक बड़ा भाग्य का उदाहरण देता हूँ, अपने हमारे दर्शक भी सुनेंगे, कि एक बाल योगी होते थे लोकसभा के अध्यक्ष। वो कैसे बने, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो सरपंच थे और रीजनल पार्टी थी टीडीपी। उन्होंने सरपंच में संभावना देखी और लोकसभा का टिकट दे दिया और लोकसभा अध्यक्ष बन गए। और उसकी कहानी ये है कि नायडू ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि दिल्ली जाओ, ये नहीं बताया क्यों जाओ। तो जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो प्रमोद महाजन उन्हें रिसीव करने आए थे। अब प्रमोद महाजन का इतना बड़ा ऑरा था कि बाल योगी डर गए सोच के कि भाई पता नहीं क्या बात है। तो प्रमोद जी ने उनको कहा कि आप जो हैं लोकसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। तो एक गांव का सरपंच बना पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया, एमपी बन गया, लोकसभा का अध्यक्ष भी बन गया। और विडम्बना देखिए, उसी कार्यकाल में वो प्रभु को प्यारे भी हो गए। तो कहीं ऐसा लगता है कि कुछ विधाता ऊपर बैठा है भारत के संदर्भ में, और कहीं हो या ना हो, लेकिन भारत का ही उन्होंने ठेका ले रखा है परमात्मा ने, और वो कुछ ना कुछ करते हैं अपने लिए। हैं तो फिर लीला तो दिखाएंगे। एक और रोचक जी संयोग में बताता हूँ कि चौधरी धर्मवीर सिंह को, वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे, उनका एक तो वो कपड़े ऐसे पहनते हैं, कहते हैं कि किसी ज्योतिषी ने बता रखा है। अच्छा। वो कंघी नहीं करते हैं। इसके अलावा जब उनकी टिकट डिक्लेयर होती है कि ये अनाउंस हो गया भी धर्मवीर सिंह को टिकट मिल रही है, तो सबसे पहले वो खाटू श्याम जाते हैं। अच्छा। घर नहीं आएंगे, सीधा खाटू श्याम पहुंचेंगे। और वो जिस दिन नामांकन दर्ज कराने जाते हैं, उनके पास एक पुरानी मारुति 800 है। उस गाड़ी में वो पुरानी मारुति में बैठ के नामांकन दर्ज करा जाते हैं। और संयोग देखिए कि बहुत लो प्रोफाइल रहते हुए अभी इन हाल फिलहाल के राजनीतिक सालों में वो बंदा किसी ना किसी तरीके से चुना जाता रहा है। तो उनके जो समर्थक हैं वो भी खाटू श्याम जाने लग गए उनको। अच्छा। और मौसम विज्ञानी भी कहा जाता है, उनको समझ भी है। हाँ, तो वो अभी बीजेपी में डटे हुए हैं, इसका मतलब बीजेपी का समय है। भाजपा वालों को भी थोड़ा संतोष रहेगा इस बात का कि धर्मवीर जब तक हमारे साथ हैं
तो तब तो कोई खतरा है तब तक कोई खतरा है नहीं। हालांकि एक ये भी अजीब सा था कि मधुबन जो भी गया है सीएम, वो फिर दोबारा सीएम नहीं बना, सतनाड़ी जो गया। हाँ, लेकिन ये शकुन अपशकुन ना बहुत ज़्यादा मायने इसलिए नहीं रखते कि यूपी में भी ये कहा जाता था जो भी सीएम होते हैं नोएडा आया उसकी कुर्सी चली गई, और योगी जी ने इस धारणा को तोड़ा। उनकी वो आए नोएडा रहे भी, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं गई। हाँ, लेकिन मनोहर लाल जी जो मधुबन गए हैं उनकी कुर्सी चली गई। तो हो सकता है मधुबन का अभी एक्सपायरी डेट ना ही हो, नोएडा की चली गई हो। दोस्तों, पॉलिटिकल चर्चाओं का कोई अंत नहीं होता, कितनी भी करते रहे। और त्यागी जी और मेरी तो पॉलिटिकल चर्चाएं दरअसल आप लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। जो आपके मन में शंकाएं होती हैं, जो आपके मन में सवाल होते हैं, जो आप कमेंट करके बता देते हैं, वो सारे सवाल उन जवाब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बस इतना सही है। तो आपके मन में हरियाणा की पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, जो चाहते हैं कि आप गुरुकुल पॉलिटिक्स पर उसकी चर्चा की जाए, तो आप कमेंट करके आराम से बता सकते हैं। हाँ, एक जिम्मेदारी मैं आज और आपको लगा रहा हूँ कि आप जिस भी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, आप ये मत कहिए कि कौन जीत रहा है कौन, आप सिर्फ ये बताइए कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। इससे हमें एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा मिलेगा कि हरियाणा में ओवरऑल माहौल किसका है। आप जिस भी पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में वोट करने वाले हैं, सिर्फ कमेंट में उसका नाम लिख दें। इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हरियाणा में माहौल क्या है। और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स हरियाणा का इस मायने में बहुत अलग सा चैनल है, क्योंकि इस चैनल को आप लोग चलाते हैं। इस चैनल में की कोई टीम नहीं है, और टीम है तो वो आप 60-70 हज़ार लोगों की है। और सबसे ज़्यादा देखने वाला चैनल हमारा बना है, आप लोगों का ये चैनल है। 1 करोड़ लोगों तक हम पहुँचे हैं सर। हर महीने 1 करोड़ लोग गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। बहुत तो हमारे जो पाठक हैं, दर्शक हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं। और थोड़ा सा कुछ लोगों की शिकायत हो जाती है कि साहब आप ये गलत कह रहे हो। अभी देखिए, जब भी कोई सवाल आएगा, वो सवाल इनके दिमाग में आएगा, धर्मेंद्र जी के, और दिमाग मेरे जवाब में आएगा। तो हम चाह के भी सामने वाले जो हमारे विरोधी मत को थोड़ा सा पसंद करते हैं, उनकी बात को कैसे अपने दिमाग में लाए, संभव नहीं होता। हमारे जवाब पूरी तरह से ईमानदारी के होते हैं, हमारे सवाल पूरी ईमानदारी के साथ में होते हैं। हाँ, केजरीवाल वाली कट्टर ईमानदारी वाली बात नहीं, ईमानदारी के होते हैं, है ना। और आप लोगों का भरोसा हमने जीतना है, आपके सहारे आगे बढ़ना है, तो हम आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो 1,00,000 सब्सक्राइबर वाला आंकड़ा है, हमें पता है जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जो साथी नए चैनल से जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने साथी हैं, वो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। हम ये बात कह नहीं पाते हैं, उस सांचे में नहीं ढल पाए हैं कि लाइक सब्सक्राइब करिए, तो इसलिए आप कर देना, अच्छी बात है, कर देंगे तो। और मिलते रहेंगे दोस्तों। हरियाणा की चुनावी फिजाओं में अंदरूनी क्या कुछ चल रहा है ड्राइंग रूम में और वार रूम में और धरातल पे, वो सारी चीज़ें आपको गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए। शुक्रिया। नमस्कार।